अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तलाक देने के तरीके के बारे में और इसकी 1 साल सज़ा कब हो सकती है। व्हाट इज़ प्रोसीजर टू प्रोनाउंस तलाक एंड रिकॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग आफ्टर डाइवोर्स। ये मतलब मेरा आज का टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे नई नई इंफॉर्मेशन देती रहूँ लॉ के बारे में और आप लोग अवेयर होते रहें। और अब हम अपना अपना जो है टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम तलाक पर बात करेंगे। इसके जो एकेडमिक क्वेश्चन और मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस है, इस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग लॉ है इस पर बात करेंगे, जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ का सेक्शन 7 है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का ये बताता है कि तलाक किन सूरतों में हो सकती है, तलाक देने का तरीका क्या है और तलाक कब इफ़ेक्टिव होगी और तलाक देने का सारा प्रोसीजर क्या है। कोई भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो इसका तरीक़ाकार ये है कि वो चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को तहरीरी नोटिस भेजेगा और इस नोटिस की एक कापी अपनी बीवी को भी भेज देगा और फिर वो चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को नोटिस में तलाक की वजह लिख देगा कि तलाक की वजह कोई भी हो सकती है, वट एवर द रीज़न में बी। और फिर एक कापी वाइफ को भी भेज देगा। अब अगर कोई इस पर अमल नहीं करता, मतलब अब सज़ा की सूरत एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, जो पनिशमेंट दी जाती है कि अगर कोई इस पर प्रोसीजर पर अमल नहीं करता, यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भेजता या बीवी को नोटिस नहीं भेजता, तो इसकी सज़ा 1 साल तक कैद या 5,000 जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। तो आई होप ये पनिशमेंट वाला हिस्सा भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये है द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये मैंने उसकी पिक्स भी शो की हैं। जो सेक्शन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का डील करता है डाइवोर्स तलाक से रिलेटेड है, वो भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। आप उसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं सारी डिटेल्स। और मैंने आपको उर्दू में भी सारी डिटेल्स यही समझाई हैं। तो इसके अलावा जब भी वो तलाक देता है और तलाक देने के बाद इसको रिवोक कर लेता है, सुलह कर लेता है या दोबारा उस अपनी बीवी के साथ रहना शुरू कर देता है, तो 90 दिन के अंदर अंदर कर सकता है। मतलब ये 19 डेज़ जो देती है अदालत मियाँ बीवी को रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, मतलब सुलह करने के लिए। तो अगर 90 दिन के अंदर अंदर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो जाती है तो फिर तलाक नहीं होगी। और अगर 90 दिन गुजर जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ रुजू नहीं करते, मतलब सुलह नहीं करते, तो फिर तलाक इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और अगर वो रुजू नहीं करते तो 90 दिन पूरे होने के बाद तलाक इफ़ेक्टिव हो जाती है। और 90 दिन स्टार्ट हो जाते हैं जब वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस भेजता है। मतलब शौहर जो है जब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को नोटिस भेजता है तो उस दिन से 90 दिन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। और नोटिस रिसीव होने के 30 दिन के अंदर जो चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल है वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बना देता है, ताकि वो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवा सके। इस काउंसिल का मकसद होता है मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाना। और इसके मेंबर 2, 3, 4 जितने वो चाहे मर्ज़ी मतलब रख सकता है। ये आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसका मेन मकसद जो होता है ना, ये मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाना होता है। और वो हर तरह से कोशिश करते हैं, हर तरह के इकदाम करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो जाए। और ये इनका मतलब मेन मोटिव जो होता है ना आर्बिट्रेशन काउंसिल का, वो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाना होता है। और अगर वो ख़ातून प्रेग्नेंट हो, मतलब जो जिसको डाइवोर्स दे रहा है उसका शौहर, वो ख़ातून प्रेग्नेंट है, तो जब तक उसकी प्रेगनेंसी मुकम्मल नहीं होगी तब तक तलाक इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और जब उसकी प्रेगनेंसी मुकम्मल हो जाएगी या बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बच्चा डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद तलाक इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और पॉइंट 6 में बड़ा क्लियर बताया गया है कि अगर बीवी दोबारा शादी करना चाहे अपने सेम हस्बैंड से जिसके साथ वो पहले रहती थी, उससे दोबारा शादी करना चाहे, तो इसको हलाला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट 6 भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। ये जो डिटेल है ना, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है,
ये सिर्फ़ जो इस सेक्शन में मुख्तलिफ़ उलमा की मुख्तलिफ़ राय हैं, लेकिन हम यही बयान कर रहे हैं जो इस सेक्शन में मेंशन किया गया है, और हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल नहीं दे रहे आपको। ये सिर्फ़ जो इस सेक्शन में मेंशन किया गया है, ये वही डिटेल है कि मतलब अगर एक दफ़ा तलाक़ होती है दोबारा शादी कर सकते हैं, और दूसरी दफ़ा तलाक़ होती है फिर दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन जब तीसरी दफ़ा तलाक़ होती है तो फिर दोबारा शादी नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ़ डिस्कस लॉ कर रहे हैं, मज़हबी एंगल से बात नहीं कर रहे। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तलाक़ की एहसन होती है ये 3 दफ़ा तलाक़, और 3 दफ़ा इफ़ेक्ट, तीसरी दफ़ा जो होता है ना, तीसरी दफ़ा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अगर आगे डिटेल दे रही हूँ, अगर वाइफ़ ने तलाक़ लेनी हो तो वो खुला लेकर भी मतलब तलाक़ ले सकती है। जो वाइफ़ का तरीका है ना डाइवोर्स लेने का, वो खुला है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह खुला पे भी बनाऊंगी, और आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी डिटेल मिली होगी। आप लोगों को सारा प्रोसीजर जो डाइवोर्स देने का है वो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ प्रोसीजर ऑफ प्रोनाउंस तलाक़, तलाक़ देने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, और जो तलाक़ जो है वो जो डायरेक्ट तलाक़ बोल देते हैं या फिर मैसेज के ज़रिए भेज देते हैं मैसेज, या जो डायरेक्ट इकट्ठी 3 तलाक़ दे देते हैं, तो कानून की नज़र में वो तलाक़ नहीं होती। तलाक़ देने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके ऊपर अमल दरामद करके ही तलाक़ लेनी चाहिए, वरना जो है तलाक़ नहीं मानी जाती कानून की नज़र में। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने डिटेल्स दी हैं आपको इनसे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। और इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहें, मेरी वीडियो को वॉच करते रहें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिले और आप लोग सीखें कुछ। अगर कोई टॉपिक बना रहे हैं किसी भी अपने ऐसे बना रहे हैं आप डाइवोर्स के ऊपर, या किसी और रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या एलएलबी के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे आप अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं। और आगे मैं इंशाल्लाह खुला पे भी वीडियो बनाऊंगी कि खुला देने का तरीका क्या है, वाइफ़ के क्या राइट्स हैं और हस्बैंड के क्या राइट्स हैं। ये बहुत सारे वसी टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डिटेल से आपको ये सारे समझा सकूँ, और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरह मेरी वीडियो देखा कीजिए, और दुआ में हमें याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैं कोई डिटेल आपको सही तरह ना समझा सकी हूँ तो प्लीज़ माज़रत, मेरी गलती को पकड़ ना लीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि कमेंट्स में कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है, वरना मैं उसको सही कैसे करूँगी। लेकिन ये है कि उसे रॉन्ग मत समझिएगा। मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ लॉ की नॉलेज से, और मेरी जो है पॉजिटिव कोशिश है, मेरी कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो माज़रत, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।